Assalamu alaikum and welcome to lecture 26th. Our topic is portfolio management. Outlines include risk, portfolio theory, two assets portfolio, portfolio selection, risky and risk-free assets, and implications for investment. As you know, we are in the process of building a portfolio, and in last lecture we have discussed some basic terminologies to be used in the portfolio theory and how to build a good portfolio. What are the elements in order to build a portfolio, in which we have discussed certain elements which include investment preference, frontier, efficient frontier, and market premium, risk-free assets, and risk-free rate of return, and systematic risk and unsystematic risks. So, for today, first of all, we will go through the portfolio theory process. This process includes, at the start, what is risk. As you know, we have discussed a lot of risk and elements of the risk. Now we will go through the definition, measurement, and investors and risk. Then we will start portfolio theory, in which we will discuss risk reduction, two asset portfolio and its mathematics, implication for investment, summary of portfolio theory, and then implication for financial management, in which we will discuss portfolio theory and individual investors, portfolio theory and companies. And in last, we will see the two asset portfolio, graphical representation, multi-asset portfolio, portfolio selection, risky and risk-free assets. So this is all about portfolio. We have studied the basic terminologies and its formulas to be which are included in the study of portfolio management, and this is the whole process which is used for building a portfolio. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है. रिस्क को हम डिफाइन कर चुके हैं, उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि बेसिस जो मैं आपको बार बार बताता भी जा रहा हूँ कि बेसिस अगर स्ट्रांग हो जाए तो आप किसी भी सिनेरियो को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेंगे, उसकी मेजरमेंट को डिटेल में देख लेंगे, और इन्वेस्टर्स और रिस्क का जो वो होता है लिंक, तो उस लिंक को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्क. एज यू नो व्हाट इज रिस्क. रिस्क अगर सिंपल डेफिनेशन उसको डिफाइन की जाए तो इट इज द वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न्स. An investment is defined as having a degree of risk if its returns are uncertain or variable. The amount of risk an investment has will depend upon the variability of the returns of the investment around the average return. आप एवरेज रिटर्न को डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न किस तरह कैलकुलेट करते हैं. उसमें आपको मैं उसको दोबारा उसको रिपीट करता जाऊं कि मीन रिटर्न या एवरेज रिटर्न हम इस तरह कैलकुलेट करते थे कि ओवर द पीरियड या ओवर द लाइफ ऑफ एसेट जितने भी रिटर्न्स एस्टिमेट कर रहे हैं एक इन्वेस्टर, उन सब का एवरेज ले तो वो आपके पास एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न आ जाएगा. या फिर दूसरे सिनेरियो ये हो सकता है कि एक स्टॉक है आपके पास या एक पोर्टफोलियो है, उसमें मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा है वो, तो उन सब का एवरेज लेंगे तो आपके पास मेन या एवरेज रिटर्न आ जाएगा. तो हम जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, उसको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साइन से, विच इज कॉल्ड
यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट भी हो रहा है कि हम जो रिस्क है उसको शो करते हैं सिग्मा के साइन से, और ये अंडर रूट होता है ऑफ वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड ये जो सिग्मा है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर कर लें देन इट बिकम्स वेरिएंस, और अगर वेरिएंस का हम अंडर रूट कर लें, स्क्वायर रूट कर लें, तो वो फिर आपका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस रिस्क। मेजरमेंट इसकी देख लेते हैं। रिस्क इज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स अराउंड द एवरेज रिटर्न। जैसे कि हम ये डिस्कस कर चुके थे कि जो रिस्क है आप इन स्टॉक या इन इन्वेस्टमेंट वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि आप मीन या एवरेज रिटर्न निकालेंगे, और हर स्टेट में या हर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये इस प्रोबेबिलिटी के साथ ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्चुअल रिटर्न इतना है, तो हर एक्चुअल रिटर्न को आप माइनस करेंगे विद द एक्सपेक्ट एवरेज रिटर्न और मीन रिटर्न, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क आ जाएगा। इन्वेस्टर्स एंड रिस्क। इन्वेस्टर्स आर ऑन द होल रिस्क एवर्स, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है हर इन्वेस्टर का कि वो रिस्क को अवॉइड करेगा इन मैक्सिमम एट हिज मैक्सिमम एफर्ट। वो ये यानी अपने तौर पे वो रिस्क को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाँ, कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाए तो वहां पे वो रिस्क ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जर्नल टर्म्स में कोई भी इन्वेस्टर एक्स्ट्रा रिस्क को बियर नहीं करना चाहेगा, क्यों, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सके। इन्वेस्टर्स सीक टू मेक सच एज गेन एज पॉसिबल विद एज लिटिल रिस्क एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि आपके सामने मैंने कुछ रिस्क इन्वेस्टमेंट्स रखी थी और उनके रेस्पेक्टिव रिटर्न्स और रिस्क उनके सामने मेंशन किए थे। तो वहां पे आपने देखा था कि जो ज्यादा रिस्क दे रहा है, कम रिटर्न दे रहा है, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया था कि इन्वेस्टर इनको चूज नहीं करेगा, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पे रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, उन इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टर जाएगा। In real life, there will be a balance between risk and return. However, investors in general will seek to maximize return. In relation to risk, this is called mean variance efficiency in portfolio theory. तो यहाँ पे आपके सामने ये important terminologies हैं, variance efficiency in portfolio theory के जब इन्वेस्टर अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहे इन रिलेशन टू अ रिस्क, दैट इज कॉल्ड मीन वेरिएंस एफिशिएंसी इन पोर्टफोलियो थ्योरी। ईच इन्वेस्टर इज डिफरेंट एंड विल हैव हिज ऑन एटीट्यूड टू रिस्क। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि चूजिंग अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो उसमें हमने इन्वेस्टर्स प्रेफरेंसेस डिस्कस किए थे कि इन्वेस्टर का जब भी आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करने जाएंगे तो उसमें इन्वेस्टर का प्रेफरेंस देखेंगे कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, व्हाट इज प्रेफर्ड बाय द इन्वेस्टर। तो ईच इन्वेस्टर इज डिफरेंट एंड विल हैव इट्स ऑन एटीट्यूड टू रिस्क, कि वो रिस्क अवर्स है, रिस्क टेकर है, या बैलेंस रखना चाहता है अपने रिटर्न्स और रिस्क को। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड टू रिस्क फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड। रिस्क एंड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर्स invest in shares and bonds in the expectation of making a return. The return that they want from any investment could be considered as a return as reward for providing funds and keeping those funds invested, plus a return to compensate the investor for the risk. तो इसमें हमने दो एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। एक तो ये है कि इन्वेस्टर अपने फंड्स को दे रहा है, किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एनी इन्वेस्टमेंट, या कंपनी को दे रहा है, या फिर किसी और पर्पस के लिए वो यूज करना चाह रहे हैं अपने फंड्स को। तो एक तो प्रोविजन ऑफ फंड्स जो वो प्रोवाइड कर रहा है फंड्स को,
उसका रिटर्न लेना चाहेगा कि किसी वो अपनी जेब में से निकाल के किसी और की जेब में पैसे डाल रहा है, तो उससे कहेगा कि ये इसके रखने पैसे मैं आपको दे रहा हूं, तो इसके बदले मुझे कोई रिटर्न चाहिए। प्लस और जो इन्वेस्टर अपना रिस्क फेस कर रहा है, एक्स्ट्रा रिस्क किसी इन्वेस्टमेंट में लगाने से, किसी कंपनी को देने से, तो जो रिस्क वो फेस कर रहे हैं उसका भी रिटर्न उनसे चाहेगा। As a basic rule, an investor will expect a higher return when the investment risk is higher. ये हमारी वही वाली बात है जो कि हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं। When there is a more risk, there will be more returns. ये यानी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से एक चीज है कि जब इन्वेस्टर को रिस्क ज्यादा फील होगा तो वो अपना रिटर्न भी हाई कर देगा। Investors in bonds, investors in shares and companies all face investment risk. यानी इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि इन्वेस्ट करके जो रिस्क फेस कर रहा होता है एक इन्वेस्टर, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इन्वेस्टर जहां कहीं भी अपने इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर ले, आइदर इन शेप ऑफ बॉन्ड्स, आइदर इन शेयर्स, और इसके अलावा भी वो किसी कंपनी को देता है, तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्क फेस कर रहा होता है। इन द केस ऑफ बॉन्ड्स द रिस्क ऑफ द फॉर द इन्वेस्टर आर एज फॉलोज। क्योंकि अगर तमाम इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाए तो बॉन्ड सबसे सेफियर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। क्यों, वो हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। क्योंकि बॉन्ड एक वो एलिमेंट है जो एक कांस्टेंट एंड फिक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं ऑन अ कांस्टेंट बेसिस टू इट्स इन्वेस्टर्स। तो इन द केस ऑफ बॉन्ड द रिस्क फॉर द इन्वेस्टर क्या हो सकते हैं? द बॉन्ड इश्यूअर मे डिफॉल्ट, कि जिसने बॉन्ड इशू किया है, आइदर वो गवर्नमेंट है या वो कंपनी है, वो डिफॉल्ट कर सकती है। एंड फेल टू पे द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स और फेल टू रीपे द प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। तो इसमें तीन चीज आ गई, या तो वो रिटर्न जो रेगुलर रिटर्न्स दे रही है इन्वेस्टर को, वो उसमें डिफॉल्ट कर सकता है, या फिर वो प्रिंसिपल जो रिपे करने एट अ मैच्योरिटी, वो उसमें भी डिफॉल्ट कर सकती है। देयर मे बी अ चेंज इन मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो एक रिस्क ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट के चेंज हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? इस बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट पे आएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट यील्ड्स ऑन बॉन्ड्स। अ चेंज इन यील्ड्स विल ऑल्टर द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। क्योंकि जब मार्केट का रिस्क चेंज हुआ तो इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी। इफ इंटरेस्ट रेट्स राइजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विल फॉल। क्योंकि आपको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या था कि इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विल फॉल एंड अ बॉन्ड इन्वेस्टर विल सफर अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो ये वो रिस्क है जो कि वो फेस कर सकते हैं। इन द एग्जामिनेशन यू आर ऑफन टोल्ड टू अज्यूम दैट डेट कैपिटल इज रिस्क फ्री। क्वेश्चंस में नॉर्मली बाज दफा ये बता दिया गया होता है कि जो डेट कैपिटल है वो रिस्क फ्री है, क्योंकि अगर रिस्क फ्री है तो उससे आपका जो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे अपनी मार्केट वैल्यू, वो इजी हो जाएगी कैलकुलेट करना। उसमें रिस्क को आप एलिमिनेट कर देंगे तो मार्केट वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। In practice, only government debt denominated in the domestic currency of the government is risk free. लेकिन प्रैक्टिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए होते हैं बॉन्ड, वो नॉर्मली रिस्क फ्री होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बताया गया हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बताया गया हो, वहां पे आप ये अज्यूम कर सकते हैं डेट दीज आर रिस्क फ्री अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई रिस्क का एलिमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जामिनर ने खुद मेंशन कर दिया हो। In the case of equity shares, the risk for the investor are that the company might go into liquidation. क्योंकि जब लिक्विडेट हो जाएगी तो फिर इक्विटी होल्डर्स के लिए रिस्क क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सबसे पहले कंपनी अब पे करेगी अपने डेट्स को, सबसे पहले वो डेट्स को पे करेगी, क्रेडिटर्स को पे करेगी, लोन प्रोवाइडर्स को पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसके बाद पे करेगी। उसके बाद आखिर में जाके इन्वेस्टर्स जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनकी बारी आएगी और उनको रीपे किया जाएगा उनकी इन्वेस्टमेंट।
or much more significantly, the company's profit might fluctuate and dividends might also rise or fall from one year to the next. क्योंकि हम जब डिविडेंड पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये चीज को डिटेल में देखा था कि इट इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट. डिविडेंड इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट, इट इज डिस्क्रिशनरी पावर हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करना होता है कि आइदर वो डिविडेंड पे करें और दे नीड फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. तो ये मैंडेटरी पेमेंट नहीं होती. तो अगर कंपनीज के प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उससे डिविडेंड की अमाउंट पे इफेक्ट आएगा. For investors in equities, the biggest investment risk comes from uncertainty and change from one year to the next in annual profits and dividends. Changes in expected profits and dividends will affect the value of the shares. और obviously जब आपके कैश फ्लोज अगर जो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है कि सिंपल वर्ड्स में कि इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर आपके फ्यूचर कैश फ्लोस इफेक्ट हो रहे हैं तो सीधा इफेक्ट आएगा मार्केट वैल्यू पे. अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इफेक्ट हो रहा है तो इसका भी इफेक्ट किस पे होगा? अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू पे. When a company invests in a new project, there will be an investment risk. जब भी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट के लिए जाती है तो लाजमी बात है उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट इटसेल्फ प्रेजेंट कर रहा होता है कि ये इसकी वायबिलिटी डाउटफुल होती है कि चले या ना चले, या रिटर्न्स रिक्वायर्ड रिटर्न्स ऑब्टेन कर पाए कंपनी या ना कर पाए, क्योंकि फ्यूचर इज क्वाइट अनसर्टेन. तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट रिस्क इन अ न्यू प्रोजेक्ट अक्सर जगहों पे बहुत ज्यादा होता है. दिस इज अ रिस्क दैट एक्चुअल रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी द सेम as the expected returns, but could be higher or lower. This investment risk for companies is similar to the investment risk facing equity investors. तो ये जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है that is same or similar for both companies and in equity investors. तो अभी जब हमने रिस्क की बात कर ली इन रिलेशन टू डेट होल्डर्स, इन रिलेशन टू इक्विटी होल्डर्स, नाउ वी विल मूव टू मेजरिंग रिस्क एज अ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. द रिस्क ऑफ वेरिएशन इन एनुअल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स कैन बी मेजर्ड. क्योंकि आप जब एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करने जा रहे हैं तो आपको वेरिएशन का कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि हाउ मच इट द actual returns can fluctuate from the mean or average returns. When annual returns can differ by a large amount from normal or expected average returns, and there are considerable differences in returns from one year to the next, returns are volatile. जब वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगी in the actual returns as compared to the average return, तो उसको हम क्या कहेंगे? This high volatility is associated with high investment risk. वही बेसिक फिनोमिना से हमने इसको लिंक किया है कि when there is more risk there will be high returns. तो high volatility in returns is associated with high investment risk, क्योंकि वो जो आपका रिटर्न्स हैं अगर वो वॉलेटाइल हैं, हाई वॉलेटाइल हैं, तो फिर उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क वो किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं? हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क की वजह से. रिस्क कैन बी मेजर्ड स्टैटिस्टिकली आइदर फ्रॉम एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स अचीव्ड इन द पास्ट और फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर. तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं टू कैलकुलेट रिस्क. Either from an analysis of the historical returns achieved in the past or from probability estimates of returns in the future. तो हमने इन दोनों की कैलकुलेशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी हुई है.
कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी हो तो प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और आप एक एवरेज और मीन रिटर्न निकाल लेंगे। और जब आप उसको कंपेयर करेंगे मीन रिटर्न को विद द एक्चुअल रिटर्न्स और मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, और जब उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ रिस्क इज अ मेजरमेंट ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स। This volatility can be measured as either the variance or standard deviation. तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है, this volatility can be measured as either the variance or standard deviation of expected returns over a given period of time, such as a variance or standard deviation of expected annual profits. For an investment, we can measure both. क्योंकि हमने दोनों को मेजर करना होगा, उसके बाद आपको फाइनल रिस्क पता चलेगा, और रिस्क को हम डिनोट करेंगे फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन। एन एक्सपेक्टेड और एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड एंड अ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स। अभी इसकी कैलकुलेशन वही फॉर्मूला है जो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि calculating the variance of standard deviation of expected returns, the variance of the expected returns calculated is, आपको ये रिमाइंड हो चुका होगा कि हम जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें इस फॉर्मूले को देख चुके हैं कि समेशन ऑफ द दिस कैलकुलेशन के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज और मीन रिटर्न, और उसको स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर आपके पास सम अप करके तमाम स्टेट्स को आपके पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। दिस वाज द एक्चुअल रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न, और दिस इज द एवरेज रिटर्न एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। तो इस पूरे फॉर्मूले को हम वेरिएंस से शो करेंगे। Where P is the probability of a given return on the investment, R is the amount of that return, R bar is the average expected return on the investment, this is the expected value of the return। और एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी आपको कैलकुलेशन आपको याद होगी कि पिछले लेक्चर में किस तरह कैलकुलेट किया था। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और उसको हम सिंबल्स क्या यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं कि उसको हम S2 से या सिग्मा 2 से, ये वेरिएंस के लिए है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए विदाउट स्क्वायर आप इसको मेंशन कर सकते हैं एस और सिग्मा के साइन से। एक एग्जांपल देख लेते हैं, और ये दो इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, टू इन्वेस्टमेंट्स हैव द पॉसिबल रिटर्न्स एंड एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। अभी यहाँ पे आपके सामने इन्वेस्टमेंट 1 आ रही है और यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 आ रही है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज और रिटर्न्स भी मेंशन है। तो आप इसमें कैलकुलेशन करके इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। आपको उम्मीद है याद आ गया होगा फॉर्मूला और कैलकुलेशन जो हम पीछे देख चुके हैं, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिटर्न्स और उनका सम अप करके एवरेज लेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ जाएंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले आप उसकी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिटर्न मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से और उन सबको सम अप करेंगे तो आप और एवरेज लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका सोल्यूशन आपके सामने है कि हमने प्रोबेबिलिटी इसको प्रेजेंट करने का आप यहाँ पे तरीका देख सकते हैं कि अगर इस तरह सिनेरियोज हो तो आप किस तरह अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे
अपने सोल्यूशन में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटी है, पहले कॉलम में हमने मेंशन की थी, फिर दूसरे कॉलम में रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन, और उसका फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे मेंशन किया कि प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद रिटर्न्स। तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन सबको सम अप करके जो आया है दैट इज 15। फिर इस 15 को हम हर एक्चुअल रिटर्न के साथ देखा है और उनका डिफरेंसेस लिए हैं, तो यहाँ पे वेरिएंस आपने कैलकुलेट किए हैं, और वेरिएंस को जब आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर किया और सम अप किया तो आपके पास टोटल वेरिएंस आ गया। दिस इज टोटल वेरिएंस, और जब उसको अंडर रूट किया, स्क्वायर रूट किया, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, एंड दिस इज योर रिस्क। 24.2 इज द रिस्क एंड 585 is the variance and 15 is your expected return. Investment 1 has an expected return of 15% and a standard deviation risk of 24.2%. तो यहाँ पे आपने इसका रिजल्ट अपना मेंशन कर दिया। इसी तरह इन्वेस्टमेंट 2 में भी आपने वही पूरा प्रोसेस किया कि कॉलम वाइज आपने प्रोबेबिलिटीज को मेंशन किया, रिटर्न्स को मेंशन किया, और फिर एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न निकाला, और फिर एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंपेयर किया विद द रिटर्न्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया तो आपके पास वेरिएंस आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट 2 के केस में 15, which is same with in relation which is same with the investment 1, और उसके बाद आपका जो रिस्क का वेरिएंस आ रहा है डेट इज 105, और उसको जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10.2। तो इन्वेस्टमेंट 2 हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15% विद अ रिस्क ऑफ 10.2%। तो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन क्लियर होगी ये सॉल्व करने के बाद और पूरा सिनेरियो देखने के बाद कि इन्वेस्टमेंट 1 के केस में 24.2% रिस्क है और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, और इन्वेस्टमेंट 2 के केस में आपके पास रिस्क है 10.2% और जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज सेम विद एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट 1 which is 15%. So हर इन्वेस्टर विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट 2 क्योंकि उसमें रिस्क कम है और रिटर्न सेम है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट 1। तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शन हो आइदर ही कैन गो टू फॉर इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2, तो ही विल मूव टू द इन्वेस्टमेंट 2। इसमें एक एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। फ्रॉम हिस्टोरिकल एनालिसिस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द प्रोबेबल रिटर्न्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स AR, इसमें भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, उनके रिटर्न्स दिए हुए हैं कि ये प्रोबेबिलिटी होगी तो ये रिटर्न अर्न कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट पे, तो उसका फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया विद द रिटर्न, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 5.8%। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया विद रिटर्न तो आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न उसका 5.8%। द वेरिएंस इसका किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। उसमें आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले R माइनस R बार किया, R बार आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, और उनका वेरिएंस पहले निकाल लिया, उस वेरिएंस का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई किया फिर प्रोबेबिलिटी से, तो आपके पास आ गया वेरिएंस 4.360। 4.360 इज योर वेरिएंस। द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न इज 4.36% और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट करें तो आपके पास उसका रिस्क आ जाएगा डेट इज 2.09%। तो यहाँ पे इसका वेरिएंस आप 4.36 था और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस इज 2.09%।
तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह हम रिस्क को और रिटर्न्स को कैलकुलेट करके एक इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जो ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन इस प्रोसेस में इसको दोबारा डिफरेंट एंगल से देख लेते हैं। द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर 5.8% विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.09%, जो कि पिछले एग्जांपल में आपके पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था 5.8%, उसका रिस्क था 2.09%. The statistical significance of the standard deviation depends on whether the variability in possible returns has a recognizable statistical distribution, such as standard normal distribution. However, even when the standard deviation of return is not normally distributed, the risk in an investment can be assessed by comparing the size of the risk, standard deviation of returns, with the expected return. तो इस तरह आप जब यानी आपके पास 2-3 सिनेरियोज हो या 2-3 ऑप्शंस हो कि आप इन्वेस्टमेंट 1, 2, 3 में जा सकते हैं और उनके मुख्तलिफ रिस्क हो, मुख्तलिफ रिटर्न्स हो, तो उसका कंपैरिजन आप किस तरह करेंगे? द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप किस तरह निकालते हैं? यहाँ पे इसका फार्मूला भी आ रहा है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। Coefficient of variation is the standard deviation of expected return, that is risk, divided by the expected value of the returns, यानी उसका average of mean return. तो risk divided by the return of any investment या portfolio, तो आपके पास coefficient of variation आ जाएगा और coefficient of variation के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑप्शंस को एनालाइज करके फिर फाइनलाइज कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन सबसे बेहतर है। हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट्स हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क बिकॉज द रिस्क इज लार्ज इन रिलेशन टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आपके रिजल्ट हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहे हैं तो इसका मतलब है रिस्क ज्यादा है, और रिस्क का में क्यों ज्यादा है? क्योंकि रिस्क का पोर्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिटर्न। तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट को आप इग्नोर करेंगे और ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे विच हैज द लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप डिसाइड कर रहे होंगे तो यू मस्ट गो फॉर द लोअर कोएफिशिएंट वेरिएशन, क्योंकि हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्क्राइब्स द इंडिकेट्स द हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क, जिसको नॉर्मल इन्वेस्टर अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम वही हिस्टोरिकल एनालिसिस है, आपके पास रिटर्न्स हैं, प्रोबेबिलिटीज इन्वेस्टर ने निकालनी है कि किस प्रोबेबिलिटी में क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न या एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, डेट कम्स अराउंड टू 5.8%। उसका वेरिएंस हमने निकाला कि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस किया विद द रिटर्न्स और उसको मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपका वेरिएंस आया 50.160। तो हर सिनेरियो में आप सबसे पहले जब आपने रिस्क तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, उसके बाद उसका वेरिएंस निकालेंगे और फिर स्क्वायर रूट करके आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट निकलता है 50.16% का, डेट कम्स अराउंड टू 7.08%। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस तरह किस तरह निकालेंगे कि आपका रिस्क निकला 7.08%, आपका रिटर्न था 5.8%, तो इन दोनों का हमने फॉर्मूले में पुट किया यहाँ पर, तो आपके पास उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, डेट इज 1.22। दिस इज हायर देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट ए इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल में कितना आ रहा था? प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा था उसका रिस्क था 2.09% और उसका रिटर्न थे 5.8%, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था
0.36%। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि फॉर इन्वेस्टमेंट बी देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट रिस्क, और इन्वेस्टमेंट जो ए है डेट इज अ हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका कितना है 0.36। जो 0.36 आपके पास आया, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में जब एवेल्युएट करने जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि विच ऑप्शन इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर। क्लियरली द इन्वेस्टमेंट रिस्क विद इन्वेस्टमेंट बी इज हायर देन द रिस्क विद इन्वेस्टमेंट ए। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट ए। So this is how we can calculate coefficient of variation. After discussing risk, now we can start portfolio. कि पोर्टफोलियो में अभी किस तरह हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। पहले हमने इन तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस किया, फार्मूलाज देखे, उसके एग्जांपल्स की, ताकि हमारा बेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ वी कैन इजिली स्टार्ट पोर्टफोलियो। A portfolio is a collection of different securities such as stocks and bonds. क्योंकि हमने एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि दो ही तरह की फंडिंग हो सकती है, either in the form of loan or in the form of equities. तो these are combined and considered as a single asset. यानी कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बॉन्ड में भी स्टॉक में भी, तो अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करता है, तो हम उसको सिंगल एसेट उसको कह सकते हैं। The risk return characteristic of the portfolio is demonstrably different than the characteristic of the assets that make up that portfolio, especially with regard to risk. Combining different securities into portfolios is done to achieve diversification. The purpose of portfolio is diversification. This is quite important in the portfolio कि portfolio क्यों बनाया जाता है, उसका purpose क्या होता है, to diversify the investment, to diversify the your risk और returns। के diversification से आप अपना risk को eliminate कर सकते हैं और अपने returns को high कर सकते हैं और अपनी investment को save कर सकते हैं। और दूसरी बात हमने यहाँ पे की कि risk return जो characteristic है of different assets that combines to make up a portfolio। तो risk return characteristic of individual assets can be different with as compared to the portfolio। और ये चीजें हम जो रिस्क और रिटर्न्स की थी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिस्कस हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे उसको सम अप करके कंक्लूड करेंगे। पोर्टफोलियो थ्योरी इज कंसर्न्ड विथ हाउ इन्वेस्टर्स should build a portfolio of investments that gives them a suitable balance between return and investment risk। तो पर्पस हमारा एक डाइवर्सिफिकेशन होता है और उसके लिए वो क्यों किया जाता है, टू बैलेंस सुटेबल बैलेंस, टू क्रिएट अ सुटेबल बैलेंस बिटवीन रिस्क रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डाइवर्सिफिकेशन हमने की, डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि टू क्रिएट अ सुटेबल बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। द थ्योरी मे सीम कॉम्प्लेक्स बट इट इज नॉट ऑफन एग्जामिन्ड। हाउएवर पोर्टफोलियो थ्योरी प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल बेसिस फॉर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो थ्योरी आप समझ लेंगे तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है इन कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पोर्टफोलियो के थ्रू हम पोर्टफोलियो को पहले समझेंगे और फिर हम कैपम पे जाएंगे, विच इज एन इंपॉर्टेंट मॉडल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी उसका पर्पस हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्पस टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो क्या था, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। To a certain extent, an investor can reduce the investor risk. In other words, reduce the volatility of respective returns by diversifying his investments and holding a portfolio of different investments. अभी आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें अगर 3 टाइप के या 2 टाइप के एसेट डाल रहे हैं, एक हाई रिस्क है, उसका रिटर्न हाई है, दूसरी तरफ दूसरा जो एसेट है
वो लो रिस्क है और रिटर्न उसका मीडियम है, तो इन दो एसेट्स को कंबाइन करके जो पोर्टफोलियो बने उससे आपको जो रिजल्ट निकल रहा है ओवरऑल रिजल्ट फॉर एन इन्वेस्टर, दैट इज टू मिनिमाइज द रिस्क, हाई रिस्क ऑफ एसेट 1. Creating a portfolio of different investments can reduce the variance and standard deviation of returns from the total portfolio. Because if some investments provide a lower than expected return, others will provide a higher than expected returns. तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस की थी कि if some investments provides a lower than expected return, others will provide a higher than expected return. Extremely high or low returns are therefore less likely to occur. तो इसमें बैलेंस आपने क्रिएट कर दिया. जब एक बैलेंस क्रिएट हो गया तो आपका रिस्क उसमें कम हो गया और रिटर्न आपके अच्छे हो गए. Similarly, a company could reduce the investment risk in its business by diversifying. क्योंकि कंपनी भी एक इन्वेस्टर होती है जिसने इन्वेस्ट किया होता है अपने ऑपरेशंस में, अपने प्लांट में, मशीनरी में. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी भी अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. और पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे कि एक कंपनी है वो फूड में भी काम कर रही है, वो केमिकल्स में भी काम कर रही है और वो मुख्तलिफ यानी बिजनेस में काम कर रही है टू डाइवर्सिफाई द रिस्क. Similarly, a company could reduce the investment risk in its business by diversifying and building a portfolio of different investments. However, it can be urged that there is no reason for a company to diversify its investments because an investor can achieve all the diversification he requires by selecting a diversified portfolio of equity investments. अभी जो कंपनी अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है वो इन्वेस्टर्स की डाइवर्सिफिकेशन से मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर अपनी पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स परचेज करके फाइनेंशियल सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के और सर्विस सेक्टर के शेयर्स परचेज करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है और अपने आप को सेफ रख सकता है. तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि जो इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने डाइवर्सिफिकेशन करता है वो कंपनी से डिफरेंट होती है, और क्योंकि वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा होता है. नाउ इन पोर्टफोलियो थ्योरी हमने रिस्क रिडक्शन की बात की है कि हमारा पर्पस होता है फॉर डाइवर्सिफिकेशन और उसका पर्पस होता है टू रिड्यूस रिस्क और या फिर बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न. Risk averse investors will accept risk provided that they are compensated for it by an acceptable adequate return. However, if they could reduce their risk without a reduction in return, this would be even better. कि रिस्क कम किए बगैर ही अगर रिटर्न वो ज़्यादा कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है. तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल एक्सेप्ट रिस्क अगर उनके पास रिटर्न अच्छा आ रहा हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि रिस्क को देखे बगैर अगर रिटर्न ही ज्यादा कर लें अपना, तो डेट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर. दिस इज पॉसिबल बाय प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. When an investment A is added to an existing portfolio B, the risk of the new portfolio formed will usually be less than a simple weighted average of the individual risk of A and B alone. क्योंकि एक ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो है B और आप अगर उसमें एड अप कर रहे हैं एक नई इन्वेस्टमेंट डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट A, तो जो वेटेड एवरेज आप निकालेंगे ऑफ पोर्टफोलियो डेट कंसिस्ट ऑफ A एंड B, वो उनकी इंडिविजुअल रिस्क से कम होगा क्योंकि इसमें वेट हो गया है, यानी कैंसिल आउट हो गए हैं कुछ चीजें, तो उसकी वजह से आपका जो टोटल रिस्क है पोर्टफोलियो का वो कम हो गया. दिस विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी द केस. पोर्टफोलियो थ्योरी में some investments might do even more than this. Some investment can be added to an existing portfolio to give a new portfolio of lower risk than the existing portfolio.
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द वे दैट इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट सेट्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते थे पोर्टफोलियो में, यानी अपने फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर के में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्यों आपका बैलेंस हो जाता है? बिकॉज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इंटरएक्ट विथ ईच अदर इन डिफरेंट सेट्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस. हर एक सेक्टर की और उसकी स्टेट डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अनदर. उसके लिए रेगुलेशंस डिफरेंट होगी, टैक्स रेट्स हो सकते हैं डिफरेंट हो, मार्केट रिस्क डिफरेंट हो, बिजनेस रिस्क उन सबके डिफरेंट हैं. तो वो एक डिफरेंट एंगल से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं. Whether such investments are acceptable will depend on the effect that they have on the return of the existing portfolio. जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो फिर इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल रिटर्न, कि एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच ही कैन अर्न. उस वक्त उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की. उस वक्त जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पोर्टफोलियो रिटर्न, यानी ओवरऑल रिटर्न जो एक पोर्टफोलियो पे अर्न किया जा रहा है वो कितना है, वो कैसे है. तो हम जब पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं तो उसमें हम इंडिविजुअल रिटर्न्स की बात नहीं करते हैं, हम पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करते हैं और पोर्टफोलियो रिस्क की बात करते हैं, यानी एज ए कॉम्बाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चीज कि आप जब पोर्टफोलियो होगा तो एक्सेप्टेबल उस पे उस वक्त देखेंगे कि ये रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, जब आप उसके टोटल रिटर्न्स और टोटल रिस्क की बात करेंगे. Portfolio theory appraises investments by looking at the effect that they have on the risk divided by return characteristic of total investments held. तो इसमें जो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की थी, हमने उसको रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक को मैच किया था. तो जब रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक को आप मैच करते हैं तो फिर आपके पास एक एग्जैक्ट आइडिया आता है तमाम ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शंस में से कि आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी है, तो उसमें से आपने किसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुख्तलिफ रिस्क, हर इन्वेस्टर मुख्तलिफ रिस्क और मुख्तलिफ रिटर्न्स बता रही है. तो आप उसको किस तरह कंपेयर करेंगे? आप उसको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि आप रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक को मैच करें. रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, और इस चीज को हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, तो अगर वो हाई आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज मोर रिस्क, और अगर लो आ रहा है देन देयर इज अ लो रिस्क. तो लो रिस्क की तरफ नॉर्मली इन्वेस्टर जाएंगे. द अप्रोच इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू द रिटर्न ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट. और अगर आप पोर्टफोलियो में एक एडिशन कर रहे हैं तो आप बिफोर एडिंग इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट और आफ्टर एडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के इफेक्ट्स देखेंगे कि अगर ऐड ना करें तो एग्जिस्टिंग आपका रिटर्न्स और रिस्क क्या है, और अगर आप ऐड अप करते हैं एक इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो के अंदर तो उसके बाद आपके टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क क्या बनते हैं. तो उस वक्त आप ये आइडिया लगा सकेंगे कि नई इन्वेस्टमेंट को ऐड करना बेहतर है या नहीं है. एंड उसके बाद एक और कंपैरिजन ऑफ द रिस्क ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू द रिस्क ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस द न्यू इन्वेस्टमेंट. तो अगर यहाँ पे आप एडिशन की बात कर रहे हैं, ये हमने चीजें डिस्कस की कि एडिशन कर रहे हैं इन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, तो उसकी एवेल्युएशन आप किस तरह करेंगे? आप उनके रिटर्न्स को और उनके रिस्क को मैच करेंगे विद एग्जिस्टिंग रिस्क और रिटर्न को मैच करेंगे विद द न्यू पोर्टफोलियो. न्यू पोर्टफोलियो क्या है? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट. तो आप इनको कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे कि आइदर दे आर एक्सेप्टेबल, न्यू इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, और द इन्वेस्टर इज सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. यहां पे आपके सामने एक पूरी डायग्राम प्रेजेंट कर दी है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे और उसमें कंक्लूजन क्या होना चाहिए. सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं 3 कॉलम्स आ रहे हैं आपके सामने. उन 3 कॉलम से एक में हमने मेंशन कर दिया रिटर्न, कि एक पोर्टफोलियो से क्या रिटर्न आ रहा है, रिस्क
उसका रिस्क पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं और उसका कंक्लूजन। ये जो हम रिस्क और रिटर्न की बात कर रहे हैं ये इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी उन पे रिटर्न्स पे और उसके रिस्क पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। आप पहली जो रो इसमें देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि आपका रिटर्न इंक्रीज हो रहा है और आपका रिस्क डिक्रीज हो रहा है। तो अगर नई इन्वेस्टमेंट आप ऐड कर रहे हैं इन योर पोर्टफोलियो तो आपका रिटर्न इंक्रीज हो रहा है और रिस्क डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, जब आपका रिस्क डिक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो आपका जो कंक्लूड करेंगे कि एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट। अगर हम इससे आगे चलें तो दूसरी रो में आपके सामने आ रहा है कि रिटर्न तो आपका इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे आपका रिटर्न इंक्रीज हो रहा है लेकिन रिस्क आपका सेम है, यानी सेम रिस्क को रखते हुए भी आपका रिटर्न ज्यादा हो गया है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर पहले भी सेम रिस्क पे था, अभी भी सेम रिस्क पे है, लेकिन रिटर्न उसका ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली वो क्या डिसाइड करेगा, एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा जो सिनेरियो उसमें भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे इन्वेस्टमेंट को, नई इन्वेस्टमेंट को। और तीसरा क्या सिनेरियो है कि रिटर्न आपका सेम है, यानी देयर इज नो चेंज इन द रिटर्न आफ्टर एडिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन योर पोर्टफोलियो। तो और लेकिन रिस्क आपका डिक्रीज हो रहा है। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए तो फायदा है कि उसका रिस्क डिक्रीज हो गया, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट। अगर फोर्थ पे जाएं तो आपका क्या हो रहा है कि आपका जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है और रिस्क आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में वो इन्वेस्टर के लिए रिस्क जब ज्यादा हो रहा है और रिटर्न भी कम हो रहा है तो उसके लिए रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा ऐसी इन्वेस्टमेंट को। और अगर उसका रिटर्न सेम पोजीशन पे रहता है लेकिन उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है तो फिर भी वो रिफ्यूज कर देगा। तो ये आपके सामने फिफ्थ सिचुएशन थी। ये सिक्स्थ में भी आपका रिटर्न डिक्रीज हो रहा है और रिस्क सेम रह रहा है। रिटर्न आपका डिक्रीज हो रहा है, रिस्क सेम है, तो फिर भी रिजेक्ट आपने कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है नई इन्वेस्टमेंट को। और सेवंथ सिचुएशन में आपका रिटर्न डिक्रीज हो रहा है एंड रिस्क आपका डिक्रीज हो रहा है। रिटर्न एंड रिस्क आर बोथ आर डिक्रीजिंग, तो अनएबल टू डिसाइड। ये एक टफ सिचुएशन है, जब आपका रिटर्न भी डिक्रीज हो रहा है, रिस्क भी डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ देखें तो इन्वेस्टर को फायदा है कि उसका रिस्क डिक्रीज हो रहा है, तो फायदा है, चलो रिस्क डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ में उसका रिटर्न भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे उसे लॉस है। तो अनएबल टू डिसाइड, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द फॉल इन रिटर्न इज कॉम्पेंसेटेड बाय द फॉल इन इंक्रीज। यहाँ पे वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू अपनी दोनों सिचुएशंस को एवेलुएट करेगा कि बिफोर एडिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट उसका क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था पोर्टफोलियो का, और आफ्टर एडिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो तो क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो हो रहा है तो इट मीन्स कि इट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन योर पोर्टफोलियो। और इस तरह सिचुएशन 8 जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है कि आपका रिटर्न भी इंक्रीज हो रहा है, आपका रिस्क भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें भी इन्वेस्टर विल बी अनएबल टू डिसाइड। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द इंक्रीज इन रिटर्न इज थॉट टू बी एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर द इंक्रीज इन रिस्क। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपने पूरी सिचुएशन देख ली कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में एडिशन करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टर के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। आइदर द रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन रिटर्न एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन रिस्क। तो इनकी बेसिस पे आप इस डायग्राम को यूज करते हुए अपना कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर द रिटर्न न्यू इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। और दो सिचुएशन हमने ऐसे देखी जिसमें डिसाइड करना मुश्किल था, जबकि दोनों डिक्रीज होते हैं, रिटर्न भी डिक्रीज होता है, रिस्क भी डिक्रीज होता है। दूसरी सिचुएशन में दोनों इंक्रीज हो रहे थे, रिस्क और रिटर्न दोनों इंक्रीज हो रहे थे। तो ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना ज़रा टफ हो जाता है। तो इसमें वो अपनी
कंपैरेबल सिचुएशन में देखता है कि पहले क्या थी अभी क्या थी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह ये आपके पास सामने डायग्राम आ गई थी और इस तरह आप तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एवेल्युएट कर सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स में इट इज थियोरेटिकली possible to apply this approach to any number of the combinations of investments. In practical terms, though an appraisal will always look at two assets only. These two assets are the existing portfolio, which may of course be made up of lots of investments and a new investment. यानी नॉर्मली आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें 2 या 3 टाइप्स की सिक्योरिटीज हैं, मिल के वो एक पोर्टफोलियो बना रही हैं और आप एक और नई इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाह रहे हैं इन यूर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो ये आपके पास 2 एसेट पोर्टफोलियो हो गया कि आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके रिस्क और रिटर्न आपको पता है, और एक नई इन्वेस्टमेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसके भी रिस्क और रिटर्न पता है। तो उनको मैच करके आप अपना जो 2 एसेट पोर्टफोलियो आप उसको बोल सकते हैं और उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं। It can be used to make decisions about including a new share in portfolio of shares, and it can be used to make decisions about including a new project in a portfolio of projects a company, which is normally in the case of companies. कि companies ने अगर 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्लॉथ में भी काम कर रही है और वो लेदर भी बना रही है, और तीसरा वो क्या कर रही है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी मेडिसिन भी बना रही है। तो 3 मुख्तलिफ जगहों पे उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही है कि वो ये कहती है कि मैं चौथा प्रोजेक्ट भी लगाती हूँ और मैं एक कहते हैं रॉ मटेरियल भी पैदा करती हूँ, बनाना शुरू करती हैं। तो ऐसी नई इन्वेस्टमेंट को भी एवेल्युएट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग द पोर्टफोलियो थ्योरी। या फिर आप भी इस तरह की एवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपके पास पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स हैं, आपके पास 4 कंपनीज के शेयर्स हैं जो विच आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, और आप एक नई कंपनी का शेयर उसमें एडअप करना चाह रहे हैं विच ऑपरेटिंग इन टोटली डिफरेंट सेक्टर। तो आप उसमें भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि इस नई सेक्टर जो नए शेयर हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर में काम कर रही है कंपनी, उसके शेयर्स एडअप करें अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में या नहीं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स थे और पॉसिबल डिसीजन सिनेरियोज थे जबकि आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि आप पोर्टफोलियो को मेंटेन रखें, इंक्रीज करें या उसको नई एडिशंस करें या ना करें। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। Diversification to reduces the correlation of investment returns. The extent to which investment risk can be reduced by building a portfolio of different investments depends on the correlation of returns from the different investments in the portfolio. अभी हम correlation की बात कर रहे हैं कि correlate हो रहे हैं, एक portfolio है इसके अंदर 4 assets हैं, आपके 4 investments हैं, तो वो 4 इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आपस में भी कोरिलेट हैं या नहीं है। तो पोर्टफोलियो में आपको ये भी देखना होगा कि एक अपने टोटल ओवरऑल सबसे पहले रिटर्न्स उसके एस्टिमेट कर लिए, फिर उसका ओवरऑल रिस्क एस्टिमेट कर लिया, फिर आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि नई इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। अब उसके बाद अभी आपने ये देखना है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं आपस में वो कोरिलेट हैं या नहीं है। When returns from different investments in a portfolio are positively correlated, अगर वो आपस में पॉजिटिव कोरिलेट कर रही हैं, this means that when the return from one of the investment is higher than the expected, the returns from the other investment will also be higher than expected. Similarly, when returns from one investments are lower than expected, the returns from all the investments in the portfolio will be lower than expected. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 एसेट्स हैं और एक एसेट अगर पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है यानी उसके रिटर्न्स इंक्रीज होते हैं, तो दूसरे इन्वेस्टमेंट के भी रिटर्न इंक्रीज होंगे, यानी पॉजिटिव कोरिलेट कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर पहली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो दूसरी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी डिक्रीज हो जाएंगे। दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं।
when returns from two different investments in a portfolio are negatively correlated. This means that when the returns from one of the investment is higher than expected, the returns from the other investment will be lower than the expected. तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन में होगा कि अगर दो इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में, अगर इन्वेस्टमेंट वन इज मूविंग इन अप, देन सेकेंड इन्वेस्टमेंट विल बी मूव डाउन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट्स होती हैं रिटर्न्स की. तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द investments in a portfolio. When returns from two investments are neither positively nor negatively correlated, this means that when the returns from one investment are higher than expected and the returns from other investment might be either higher or lower than the expected. यानी दो सिचुएशन हमारे सामने क्लियर होगी, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी या नेगेटिव डायरेक्शन होगी, यानी either they will move in the same direction or they will move in opposite direction. लेकिन तीसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रही है, यानी दैट इज रिटर्न्स आर गोइंग अपवर्ड, लेकिन दूसरी इन्वेस्टमेंट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है. तो इसमें इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट. Investment risk is reduced by building up a portfolio of investments whose returns are negatively correlated or where correlation is low. तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो वो होगा जिसमें नेगेटिव कोरिलेशन हो, यानी आप एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, दूसरी इन्वेस्टमेंट डालते हैं लो रिस्क और लो रिटर्न की, तो उसके जब आप कोरिलेशन देखेंगे वो नेगेटिव होता है. तो फिर अगर एक इन्वेस्टमेंट हाई दे रही है, रिस्क दे रही है, तो दूसरी लो रिस्क देगी, तो आपका बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इन योर पोर्टफोलियो. तो अच्छे पोर्टफोलियो में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दैट आर नेगेटिवली कोरिलेटेड और वेयर कोरिलेशन इज लो. तो ये हमारा कंक्लूजन था अबाउट कोरिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Now we will discuss correlation coefficient of investment returns. The correlation of returns from different investment can be measured statistically by a correlation coefficient from an analysis of historical data about returns or from probability estimates of future returns. A correlation coefficient can range in value of +1, perfect positive correlation, to -1, perfect negative correlation. तो कोरिलेशन में दिस इज इम्पोर्टेंट कि कोरिलेशन को जब कोएफिशिएंट की बात आएगी तो उसमें जो रेंज करती है दैट कैन रेंज फ्रॉम +1 perfect positive correlation to -1 perfect negative correlation. A correlation coefficient close to 0 indicates very little correlation between investment returns. Investment risk is reduced most effectively by having investments in a portfolio whose returns are negatively correlated or where there is no much correlation. ये हम जो conclusion था पिछले slide पे वो हम उसमें देख चुके हैं, but it is quite important कि investment risk is reduced most effectively by having investments in a portfolio whose returns are negatively correlated or where there is no much correlation. हमने ये कंक्लूड किया था कि ऐसी इन्वेस्टमेंट और ऐसा पोर्टफोलियो इज क्वाइट बेटर देन अनदर पोर्टफोलियो. यू माइट बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट correlation coefficient of returns from two investments in a portfolio or two investment portfolio. You will not be required to make any calculations of correlation for a portfolio of more than two investments, but the same principles apply to larger portfolios. तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को भी डिस्कस कर लिया हमने, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को भी डिस्कस कर लिया, उसके फार्मूलाज भी हम देख चुके हैं. तो आपको उसका कंक्लूजन निकालना भी सिखा दिया है कि कंक्लूड उसको किस तरह हम कर सकते हैं. और नॉर्मली टू एसेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का यानी सिनेरियो आ सकता है कि
आप उनके कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें, लेकिन अगर ज़्यादा का भी निकल आता है तो उसमें फार्मूला वही रहेगा, लेकिन उसमें ऐड अप होते जाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी। ए बी का आपने निकालना है तो ए बी का आप निकाल लेंगे, ए सी का, ए डी का, यानी आप हर इंडिविजुअल टू दो दो करके हर इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे आज का हम टॉपिक अपना क्लोज करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पोर्टफोलियो में टू एसेट पोर्टफोलियो और उनकी आगे कैलकुलेशंस उनके तो वो डिस्कस करेंगे, फार्मूलाज वगैरह उनके एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।